जय हिंद मित्रांनो, मिशन CTT सरावासाठी टेस्ट सिरीजमधल्या पेपर क्रमांक 2 जो की 6वी ते 8वी या वर्गासाठी घेण्यात आला होता, त्याच्या प्रश्नपत्रिका क्रमांक 3 मधील विषय बालमानसशास्त्र CDP याच्या विश्लेषणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरती संदर्भात आणि TET CTT संदर्भामध्ये कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही। आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही सरावासाठी मिशन CTT टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपल्याला स्क्रीनवर जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरला संपर्क करून आजची जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करता येणार आहे। या टेस्ट सिरीजमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे 10 PDF स्वरूपामधल्या प्रश्नपत्रिका, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला। बघा, जे CDPचे जे प्रश्न होते ते होते 61 नंबरपासून 90 नंबरचे प्रश्न। सवाल नंबर 61, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किसके साथ था? 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कुत्तों के साथ, मुर्गियों से, बंदरों से या फिर वन मनुष्यों से। हमें पूछा गया है संबंध यहाँ पर कोहलर का, तो कोहलर का जो संबंध था वो किससे था? तो हम लोग यहाँ बोल सकेंगे कि इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, वन मनुष्यों से। इसके बाद 62 नंबर का सवाल है, अधिगम का पठार कौन सा है? अधिगम में अवरुद्धन वर्धन, 2 नंबर का ऑप्शन है अधिगम में दोष, 3 नंबर का ऑप्शन है अधिगम की समाप्ति और 4 नंबर है अधिगम में अवरोध। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो जवाब है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे हम लोग इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 पूछा गया है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, हल, पावलोव या फिर डाक? पुस्तक कौन सी है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और दोस्तों, इसका जो लेखक है वो है स्किनर। सवाल नंबर 64, छात्रों से सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? यहाँ पे हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही जवाब है वो रहेगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 65। 65 नंबर का सवाल है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है हल, केंडलर, कोहलर या फिर ब्रिक। तो इसका सही जवाब है हल, यानी समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवृत्ता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? वो था साइंटिस्ट हल। उसके बाद 66 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? बुश, डेविड ह्यूम, BW एलन या फिर एचिसन? कौन पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंध नहीं है? 4 लोगों में से 3 लोग संबंधित है और एक इंसान जो कि DW एलन है वो इससे संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा जवाब भी रहेगा ऑप्शन नंबर सी या फिर 3। सवाल नंबर 67, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अब जो है ऑप्शन नंबर 1 अवबोध स्तर, 2 परावर्ती स्तर, 3 स्मृति स्तर या 4 दूरवर्ती स्तर। तो जो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है वो है दूरवर्ती स्तर। सवाल नंबर 68,
निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान, योजना, अन्वेषण, मस्तिष्क उद्वेलन। इनमें से जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, या फिर उसको बोलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद सवाल नंबर 69 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की विशेषता, ये दो जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनमें से हम लोग देख लेंगे। ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, या ये सभी विद्यार्थियों को उनकी जो क्षमता है उसकी अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। क्या है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर 1 कि ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ये उसकी विशेषता नहीं है। सवाल नंबर 70, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंततः क्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? छात्र कथन, अभिवाचन, शिक्षण कथन, या फिर मौन? तो हम लोग इसका जवाब बोलेंगे अभिभावक कथन। ऑप्शन नंबर 71, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है? रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम, या फिर शब्द? क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है? तो वो इकाई है रूपग्राम। इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 72, हम करके सीखते हैं ऐसा किसने बोला है? योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेज, या कोलिसनिक? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से जो 2 नंबर का ऑप्शन है सिम्पसन, उसने बोला था कि हम करके सीखते हैं। सवाल नंबर 73 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति, या फिर वर्णन? इनमें से क्या है जो शिक्षण का स्तर नहीं है? तो दोस्तों हम लोग बोल सकेंगे जो वर्णन होता है, वर्णन। यहाँ पर जो है हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 में वो उसका सही जवाब है। शिक्षण की अंततः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया कौन सी होती है? निदान, प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया, या फिर ऊपर दिए हुए तीनों ऑप्शन सही है? क्या हो सकता है? तो हम लोग बोलेंगे कि शिक्षण की अंततः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की। यानी हम लोग बोल सकेंगे कि उपरोक्त तो सभी सही है। सवाल नंबर 75, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन देख लेते हैं। अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या है ये? एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर जो है वो डरने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया है? उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया है। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 76, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, या विषय की निश्चित प्रकृति? क्या रहेगा? तो ऐसी अवस्था में जो है अभिभावक की जो पृष्ठभूमि है उसको यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 77 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, या समूह एवं खेलों में सहभागिता?
इनमें से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है जिज्ञासा की कमी, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही बैठेगा। 78 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन, प्रबोधन। ऐसे हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, तो इसका सही जवाब रहेगा अभिप्रेरण। इसके बाद 79 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर मानसिक विकास? तो सबसे पहले जो है वो सामाजिक विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और विकास का प्रथम चरण है सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर का सवाल है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या फिर प्रसार है? इनमें से क्या सही है? तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि सीखना एक तरह के व्यवहार का जो है वो प्रसार है, प्रसार है, ऑप्शन नंबर 4। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किस लिए? शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, बालक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए? स्किनर बॉक्स शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो उसका जो जवाब है वो रहेगा प्रस्तुत अनुबंधन के लिए जो है हम स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या है? 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण? बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण है? हाँ, तो इसका सही जवाब है, आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा कि 5 उप परीक्षण है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल, मोंटेसरी, कुक या फिर डाल्टन? किंडरगार्टन केजी किसने किया था? तो उसका सही जवाब है किंडरगार्टन जब भी आता है तो फ्रोबेल का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है क्योंकि उसी ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? थॉर्न, रॉजर्स, विलियमसन या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? कौन है? तो संकलनात्मक परामर्श के जो जन्मदाता है दोस्तों वो है विलियमसन। ठीक है, विलियमसन। 85 नंबर का सवाल है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? सबसे प्रभावी, देखो छात्र को दंडित करना, ये विधि जो है वो हमें मंजूर नहीं है। उसे नज़रअंदाज करना, नहीं ये भी गलत है। उसके माता पिता को सूचित करना, ये भी सही नहीं होगा। अवांछित छात्र के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है क्योंकि बच्चे के साथ इसी तरीके से हमें जो है व्यवहार करना पड़ेगा। 86 नंबर का यहाँ पे सवाल दिया गया है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अस्थिबाधित विद्यार्थी, श्रवण बाधित विद्यार्थी या फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी? कौन सा? ब्रेल लिपि या फिर टेप रिकॉर्डिंग किस लिए करते हैं हम लोग? तो जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं, बेचारे आंखों से जो है वो कमज़ोर होते हैं, दिखाई नहीं देता है, उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया गया है या फिर टेप रिकॉर्डिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। CWSN का अर्थ क्या है? CWSN मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या फिर मृदु आवश्यकता वाले बच्चे? क्या सही रहेगा इसमें से? सवाल नंबर है 87। तो हम लोग बोलेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे का अर्थ होता है CWSN। ठीक है। सवाल नंबर 88, निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास,
वृत्तिक वृद्धि या फिर संप्रेषण। इस तरीके से हमें दिया गया है ऑप्शन। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा वृत्तिक वृद्धि। 88 हो गया है। अब हम लोग देखेंगे 89 नंबर का सवाल। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या फिर मूल्य। दोस्तों हम सबको पता है कि टीईटी किस लिए ली जाती है कि हमारे अंदर की जो अभिक्षमता है उसका मापन किया जा सके, उसको गिना जा सके। और आखिरी सवाल जो है सीडीपी का, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता? क्या रहेगा सही जवाब? तो संगणन का सिद्धांत जो है वो स्मृति की व्याख्या बहुत सही तरीके से करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है सीडीपी के 30 सवालों का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के ज़रिए देखा है। मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अच्छा खासा जो है इसके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी कमेंट्स किया होगा। आप जो है ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 30 में से आपको आपका स्कोर कितना रहा वो ज़रूर जो है इस तरीके से कमेंट कर सकते हो।